हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 25 मार्क्स का चैप्टर है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला करके। और आपके एग्जामिनेशन में भाई इकलौता एक चैप्टर अगर आप ढंग से कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। समझ लो, इकलौता एक चैप्टर अगर आप ढंग से कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है ना सर? ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो लिवरेज की वीडियो आएगी, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वीडियो आएगी। ठीक है ना दोस्तों? बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मुझे कुछ ऑडिट के बारे में बोलना है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एक हफ्ता पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें मोर देन 1000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो सारे बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं। अगर आप भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हुए भाई, तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के। ठीक है? कमेंट बॉक्स में पिन दिया हुआ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें आपको किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो वीडियो मैं दूंगा, जो मैं नोट्स दूंगा, सिर्फ आपको वही दिखेगा। आपको मेरा इन्फॉर्मेशन दिखेगा, बाकी किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों? तो रिसेंटली मैंने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ पोल किया था। पोल में मैंने बोला कि भाई, अ, जैसा कि पता है एपीसी में पेड कोर्सेज जो है बच्चे लिए हैं, तो उनका ऑफलाइन बैचेस भी चलता है और ऑनलाइन बैचेस भी चलता है सिमिलरली। ठीक है? तो कंटिन्यू ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं बाकी सेमेस्टर का, कंटिन्यू ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं बाकी सेमेस्टर का। तो ऑफलाइन में 6-7 घंटे पढ़ाना, फिर ऑनलाइन में आकर के अलग से रिकॉर्ड करना बैचेस आपके लिए, मतलब यूट्यूब के लिए, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा। क्योंकि मैं 11 बजे से सेंटर चालू करता हूँ ऑफलाइन का, शाम को 6-7 बजे तक मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो उसमें बॉडी पूरी थक जाती है। ठीक है? फिर अलग से टाइम निकाल करके ना बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है? टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो एक एक रीजन ऑफलाइन बैचेस है। दूसरा रीजन क्या है ना, ऑफलाइन बैचेस मैनेजेबल हो सकता है, पर दूसरा रीजन है थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। ठीक है ना? लास्ट 2 ईयर में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन लाइफ में आया, जिसके वजह से वन ऑफ द एग्जांपल तुमको मैंने बताया है, पापा का कैंसर कैंसर था, तो उनको कैंसर का ट्रीटमेंट करने में बहुत बहुत टाइम लगा। प्लस कुछ लोगों ने जीएसटी में हमारे को फंसा दिया, तो जीएसटी मैटर भी चला 6-7 साल। तो पुराने बच्चे को पता है कि कुछ मैटर्स थे जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशूज मेरे को आ गए, क्योंकि मैं हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाया। इस कंटिन्यूस स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन, इस सब के वजह से थोड़ा सा हेल्थ इशूज हो गया। तो मैं अपना अभी करंट वेट से 35 kg ज़्यादा हूँ, ओवर वेट हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की इशू आ चुका, हाई प्रेशर की इशू आ चुकी हो। मतलब अभी मैं एसी वाले रूम में पढ़ा रहा हूँ, स्टिल आई हैव स्वेट, मतलब स्वेटिंग हो ही रहा है। ठीक है? आपको कैमरा में नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे हल्का हल्का स्वेटिंग चल रहा है। तो दैट इज वाई डॉक्टर ने मेडिकेशन वगैरह दिया है, तो ज़्यादा पढ़ाने को थोड़ा सा मना किया है। तो बहुत लंबे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे मैं 10 घंटे पहले लेता था। ठीक है? तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया कि भाई, ऑफलाइन प्लस हेल्थ इश्यूज के वजह से मैं रिकॉर्डिंग, मेरा ऑडिट का 1 साल पढ़ाया हुआ रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छा डिटेल वीडियो है 6 घंटे की, जिसमें फुल सिलेबस है। फुल सिलेबस 6 घंटे में मैंने फुल सिलेबस आपको ऑडिट पढ़ा दिया है। उससे अच्छा ऑडिट का वीडियो अगर आपको मिल गया ना, आप मेरे को बोल देना भैया इससे बढ़िया वीडियो मिल गया है, आप डिलीट कर दो, मैं कर दूंगा डिलीट। बट आप वो वीडियो पहले देखो, बिलीव कीजिए, उससे बेटर आपको ऑडिट का वीडियो नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, मैं डेट भी बता दे रहा हूँ। यानी कि मैं 11 जून को वीडियो अपलोड करूंगा, अर्ली मॉर्निंग 8 या 9 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, जो टेलीग्राम में मिले हैं, उनको डायरेक्टली वीडियो में सेंड कर दूंगा, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ठीक है? उस वीडियो में मैंने भी ये सारी चीज़ें शेयर की है, ऐसा नहीं कि उस वीडियो में मैंने नहीं बोला है। मैंने खुल के बोला भाई पुराना वीडियो है, उसके सजेशन मत फॉलो करना, क्योंकि पुराना वीडियो का सजेशन पुराने बैच के लिए था। आपके लिए नया सजेशन आएगा, तो नया वाला सजेशन आप फॉलो कीजिएगा। तो होपफुली दोस्तों, आपसे उम्मीद रखता हूँ मेरी करंट सिचुएशन को समझ पा रहे हो कि ड्यू टू हेल्थ इशूज एंड ऑफलाइन बैचेस मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ ऑडिट के लिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप ऑडिट वाला वीडियो वहां से देख लेते हैं, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद मैं अब ये टाइम निकालूंगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, ये टाइम निकालूंगा बाकी एफएम के चैप्टर के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस, फिर आपका रिटेल मैनेजमेंट, और भी तो है सब्जेक्ट। तो वहां से टाइम सेव करके मैं टाइम इधर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो होपफुली दोस्तों, आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो। तो प्लीज ऑडिट वाला वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी एपीसी आपके लिए वीडियो ला रहा है, प्लीज शेयर कीजिएगा। हमारा कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, हम थोड़ा सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहते हैं। तो आप ही लोग मेरे मार्केटिंग टीम है, तो आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जब भी आप किसी वीडियो में लाइक करते, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वीडियो में इंगेजमेंट बढ़ता है, एल्गोरिदम बराबर वर्क करता है। तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। होपफुली दोस्तों, आपको मेरा बात समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज ऑडिट वाला वीडियो को प्यार दीजिएगा। ठीक है? ऐसा नहीं ओल्ड लेक्चर है तो छोड़ दो, नहीं भाई, बेस्ट है, ओल्ड है पर बेस्ट है।
वैसा न्यू लेक्चर भी नहीं होगा जितना सीधा से मैंने ओल्ड लेक्चर पढ़ाया है, ठीक है। तो आप उसमें वीडियो जाकर देख लो ना। अगर ऑडिट नहीं आता, वो वीडियो देख करके आपको लगेगा सर पहले ही वीडियो क्यों नहीं भेजे आप। जस्ट एंजॉय द वीडियो ऑडिट वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सर ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। देखो सिंपल समझ रहा हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या। देखो मान लो मैंने ये सेंटर चालू किया, ये मेरा मान लो एपीसी का सेंटर है, ठीक है। तो दो टाइप का कैपिटल होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, जो बिजनेस को चालू करने के लिए लगता है। तो मेरा मान लो ये एपीसी का सेंटर है, तो मैंने एक फिक्स कैपिटल लगाया, कैमरा लिया, ठीक है, फर्नीचर का काम करवाया, दीवार को पेंट वेंट करवाया, डेकोरेशन करवाया, माइक लिया, आईपैड लिया, कंप्यूटर लिया, डेस्कटॉप लिया, सब कुछ, लाइट वेट लिया, फैन लिया, एसी लिया। ये सब मेरा क्या है, फिक्स कैपिटल। मैंने एक बार लगा दिया, क्या मुझे अब दोबारा लगाना पड़ेगा? नहीं, एक बार मैंने लगा दिया, दैट इज माई फिक्स कैपिटल, ठीक है। लेकिन अब एपीसी को चलाने के लिए, इस कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए मुझे एवरी मंथ क्या देना पड़ता है सर? रेंट देना पड़ता है। जो स्टाफ है उनको एवरी मंथ क्या देना पड़ता है? सैलरी देना पड़ता है। आपको बुक चाहिए, बुक वाले को पेमेंट करना पड़ता है एवरी मंथ, ठीक है ना। प्लस मेरे अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं थोड़े बहुत, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो ये जो खर्चा है ना, इस ये जो खर्चा है, ये खर्चा मुझे हर मंथ लगता है। एवरी मंथ बिल पे करो इलेक्ट्रिसिटी का, एवरी मंथ रेंट पे करो, एवरी मंथ स्टाफ की सैलरी, एवरी मंथ जीरोक्स वाले को पेमेंट करो, है ना। तो ये मेरे एवरी मंथ ये पैसा मुझे एपीसी में लगाना ही पड़ता है। अगर मैं रेंट ना पे करूं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना पे करूं, स्टाफ का पेमेंट ना करूं, ठीक है, जीरोक्स वाले का पेमेंट ना करूं, तो क्या मैं सेंटर रन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, मैं सेंटर रन नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे मान लेते ये लगा मेरा 50,000 रुपया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मान लो 50,000 रुपया लगा, तो मुझे एवरी मंथ अपने बिजनेस में ये 50,000 रुपया लगाना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तब जाकर मेरा बिजनेस, तब जाकर के मेरा कोचिंग सेंटर स्मूथली चलेगा। तो एक बार तो मैंने फिक्स कैपिटल लगा दिया, मान लेते 5 लाख रुपए का। तो एक बार तो मैंने 5 लाख रुपए का फिक्स कैपिटल लगा दिया, वो तो एक बार लग गया। बट अब एवरी मंथ मुझे 50,000 रुपया करके लगाना ही पड़ेगा हर एक मंथ, तब जाकर के मैं अपना सेंटर चला पाऊंगा। अब वो 50,000 में क्या आएगा? मेरा रेंट आएगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, मेरे स्टाफ का पेमेंट आएगा, बुक वाले का पेमेंट आएगा। अगर मैं ये पेमेंट करता हूं तब जाके मेरा कोचिंग सेंटर चलेगा, अदरवाइज मेरा कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो एवरी मंथ मुझे ये 50,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसी इसी 50,000 को, 5 लाख को नहीं, 5 लाख तो मेरा फिक्स कैपिटल हो गया। ये जो मैं एवरी मंथ 50,000 एपीसी में लगा रहा हूं, इसी 50,000 को अपने क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। तो सर वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज अ नीडेड कैपिटल, इट इज अ रेकरिंग कैपिटल विच आर नीडेड फॉर द बिजनेस, फॉर द फ्लो ऑफ मेंटेनिंग द बिजनेस, फॉर द फ्लो एंड स्मूथ ऑफ रनिंग ऑफ बिजनेस। ये बहुत जरूरी है, ऐसा कैपिटल जो बिजनेस को चाहिए ही चाहिए, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जिससे बिजनेस का जो फ्लो है वो कंटिन्यू चलते रहे, रनिंग बिजनेस कंटिन्यू चलते रहे, रन करते रहे। इसी बिजनेस को, इसी कैपिटल को अपने बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो सर वर्किंग कैपिटल क्या है? सर इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग फर्म्स करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इन सच वे दैट बिजनेस कैन रन इट्स डेली ऑपरेशन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। तो की पॉइंट क्या हो गया कि बिजनेस स्मूथली अपना डेली बेसिस पे काम कर सके, अच्छे से अपने ऑपरेशन को कर पाए, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, ठीक है। तो बिजनेस को स्मूथली चलने के लिए, स्मूथली चलने के लिए, ठीक है, अच्छे से चलने के लिए, बिजनेस में प्रॉब्लम ना, जैसे मैं रेंट दूंगा, स्टाफ का पेमेंट दूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दूंगा, जीरोक्स वाले को पेमेंट दूंगा, इससे क्या मेरा बिजनेस चलते रहेगा, स्मूथली चलते रहेगा। तो जो पैसे की जरूरत है हर एक मंथ, हर एक वीक, दैट इज, दैट अमाउंट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। जैसे मैं अमूल का बिजनेस दे रहा हूं, तो अमूल के पास इतना पैसा होना ही चाहिए जिससे वो मिल्क परचेज कर पाए, जिससे वो अपने एम्प्लॉय का पेमेंट कर पाए, जिससे अपने वो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट को बियर कर पाए। और जो रिटेलर्स हैं, जो फार्मर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं, जो रिटेल जिनको अमूल मिल्क सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, उनको वो कुछ दिन का उधारी दे पाए। मतलब अमूल के पास इतना पैसा होना ही चाहिए जिससे वो किसानों से, आपको पता है अमूल क्या करता है, किसानों से मिल्क लेता है, तो किसानों को वो टाइम पे पेमेंट कर पाए। अगर अमूल किसानों को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो क्या किसान अमूल को मिल्क देगा? नहीं देगा सर। तो अमूल किसानों को टाइम पे पेमेंट दे रहा है, तो उसके लिए पैसा तो होना चाहिए। तो अमूल के पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे वो
मिल्क परचेज कर पाए डेली बेसिस पे। इतना पैसा होना चाहिए अमूल को जिससे वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए। इतना पैसा होना चाहिए जिससे अमूल पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बियर कर पाए। और अमूल के पास इतना पैसा होना ही चाहिए जिससे वो अपने कस्टमर को कुछ दिन का, रिटेलर को कुछ दिन का उधारी दे पाए। तो एटलीस्ट उसके पास इतना पैसा होना ही चाहिए जिससे वो उधारी भी दे दिया। अगर वो कस्टमर को मिल्क दिया तो कस्टमर क्या तुरंत पेमेंट करेगा? जो अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको रिटेलर बोलते हैं, तो जो अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर है वो मिल्क तो ले लिए, क्या वो तुरंत पेमेंट करेंगे? नहीं, वो हफ्ता 10 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। तो वो 10 दिन का पैसा अमूल के पास तो होना चाहिए। अगर वो 10 दिन का पैसा, क्योंकि अमूल ने मिल्क दिया 1 तारीख को, कस्टमर से पैसा आएगा 10 तारीख को, जो अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर है वो मिल्क तो ले लिए पर पेमेंट आज नहीं करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। तो अमूल के पास एटलीस्ट वो 10 दिन का कैपिटल तो होना चाहिए जिससे वो अमूल कंटिन्यू अपने बिजनेस को चला पाए। ठीक है, देख रहे हो पसीना? ठीक है, मैं अभी एसी में पढ़ा रहा हूँ फिर भी पसीना हो रहा है। ठीक है, ये हाई प्रेशर की वजह से। तो अमूल के पास इतना पैसा होना ही चाहिए जिससे अमूल अपना डेली बेसिस पे धंधा कर पाए। तो डेली बेसिस पे अमूल के पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे वो रॉ मटेरियल परचेस करे, मतलब मिल्क परचेस करे, एम्प्लॉय को पेमेंट करे, कस्टमर को क्रेडिट पे उधारी दे, कस्टमर को क्रेडिट पे माल बेचे। ठीक है, और अपने स्टाफ का पेमेंट करे, पैकेजिंग करे, रेंट पे कर पाए। तो ये जो पैसा अमूल के पास होना चाहिए दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं, दो टाइप का वर्किंग कैपिटल होता है। एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट का मतलब जैसे मेरे मेरे कोचिंग में एवरी मंथ रेंट जाता है, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। हर मंथ मुझे स्टाफ की सैलरी देना, ये मेरा परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। हर मंथ मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, ये मेरा परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। समझ गए? तो ऐसा वर्किंग कैपिटल जो आपको हर महीने लगेगा, जैसे मेरा सेंटर का रेंट, मेरा सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरे स्टाफ की सैलरी, ये हर मंथ लगेगा, इसको बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। एक होता है आपका टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। कभी कभी आप देखिएगा सीजन आता है, सीजन में बिजनेस का डिमांड बढ़ता है, जैसे अभी त्योहार वगैरह आते हैं तो मिल्क का डिमांड बढ़ जाता है। तो उस डिमांड की वजह से अमूल को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैकेजिंग करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, एक्स्ट्रा उधारी देना पड़ता है। ये हो गया टेम्पोररी। तो कभी सीजन वाइज जब डिमांड बढ़ता है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप एक्स्ट्रा जो खर्चा करते हो, एक्स्ट्रा जो आप इन्वेस्टमेंट करो जस्ट उस सीजन में, जैसे मान लो दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा में देखिएगा हर चीज का डिमांड बढ़ जाता है, तो हर दुकानदार अपना माल को बढ़ा देता है, पर वो दुर्गा पूजा के पीरियड तक, दिवाली छठ पूजा के पीरियड तक। उसके बाद से तो नॉर्मल डेज आ गया तो फिर वो नॉर्मली मेंटेन करेगा। ये हो गया टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, जो सीजनल वाइज होता है, जो सीजनल वाइज होता है। ठीक है ना? अब एक होता है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है दोस्तों, जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, जब कंपनी जब कंपनी का टोटल करंट एसेट को ऐड कर दोगे, करंट एसेट, नॉट नॉट फिक्स एसेट, जब कंपनी का टोटल करंट एसेट को ऐड कर दोगे, इसी को बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल एसेट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक होता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, जब कंपनी का करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं कि आपको नहीं पता सर करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, ये तो आपको सब कुछ पता है। तो जब आप करंट एसेट से करंट लायबिलिटी लेस कर दोगे, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी लेस कर दोगे, इसको बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मेथड्स। सर मेथड्स कितने हैं? अब आपका प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल वर्जन मैंने पढ़ा दिया, पूरा का पूरा इंट्रो इंट्रो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको बताते हैं प्रैक्टिकल। अब आपका प्रैक्टिकल पोर्शन चल रहा है, इंट्रो मैंने कंप्लीट कर दिया, थ्योरी मैंने समझा दिया, ऑडिट वाला बात भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड। तो जब आप वर्किंग कैपिटल पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम में दो मेथड का क्वेश्चन आता है। एक मेथड आपको बोलता है जहां पे आप डेटर का कैलकुलेशन बोलेगा क्रेडिट सेल पे करने के लिए, और एक मेथड बोलेगा जहां पे डेटर का कैलकुलेशन बोलेगा कॉस्ट, कैश कॉस्ट बेसिस पे। मतलब दो टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक पूछता है टोटल अप्रोच मेथड, और एक पूछता है आपका कैश कॉस्ट अप्रोच मेथड। तो सर कितने मेथड है? सर जी कितने मेथड है? सर जी दो मेथड है, दो मेथड है, दो मेथड है। ठीक है, एक है आपका टोटल अप्रोच। ठीक है, टोटल अप्रोच।
सर दूसरा क्या है? दूसरा आपका है कैश कॉस्ट बेसिस या कैश कॉस्ट मेथड, कैश कॉस्ट बेसिस या कॉस्ट कैश कॉस्ट मेथड। ठीक है, दो मेथड है। ठीक है सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब टोटल अप्रोच मेथड में क्या होता है? टोटल अप्रोच मेथड में क्या होता है? डेटर का जो कैलकुलेशन है, डेटर्स विल बी कैलकुलेटेड, डेटर्स विल बी calculated on, debtors will be calculated on credit cell, debtor will be calculated on credit cell। ठीक है ना? और जो आपका कैश कॉस्ट मेथड होता है, लिख लीजिए, मेरे साथ लिखिए साथ में। ठीक है, ये पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा आपको, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप कमेंट बॉक्स में दिया उसमें ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम में कर दूंगा। यहाँ पे होगा डेटर्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर का जो कैलकुलेशन है ये क्रेडिट सेल पे हो रहा है, और कैश कॉस्ट में क्या हो रहा है? डेटर का कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ सेल पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल को ही अपने क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल को अपने क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट, आप लोग कॉस्ट शीट पढ़े होंगे, टोटल कॉस्ट बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ सेल को। ठीक है, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा? बता दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आता है? जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट होता है, जिसको अपने वर्क कॉस्ट बोलते हैं, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट, उसमें हम लोग ऐड करते हैं, उसमें हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एडमिन। क्या ऐड करते हैं? ऑफिस एडमिन। ऑफिस एडमिन मतलब जो जनरल पर्पस का होता है, ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो जनरल पर्पस होता है। प्रोडक्शन रिलेटेड होगा तो, अगर अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन के रिलेटेड होगा तो यहीं पे ऐड कर देंगे, यहीं पे ऐड कर देंगे। बट ज्यादातर केस में आपको ऑफिस एडमिन बोलता है तो मान के चलते हो जनरल पर्पस का होता है। जब तक ये ना बोले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जब तक ये ना बोले तब तक हम लोग मान के चलते हैं जो ऑफिस और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है वो जनरल पर्पस का होता है। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में जब ऑफिस वाला ऐड कर देते हैं, और उसके साथ में आप फिर ऐड कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तब मिल जाता है आपको कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे मिलता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल आपको कैसे मिलता है? कॉस्ट ऑफ सेल आपको मिलता है जब आप फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। तो सर इसमें दो मेथड है। पहला मेथड है जहां पे टोटल अप्रोच मेथड, जहां पे डेटर का जो कैलकुलेशन है वो हो रहा है क्रेडिट सेल पे, और जो कैश कॉस्ट बेसिस है वहां पे डेटर का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कॉस्ट ऑफ सेल पे होता है। और कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आता है? ऐसे आता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं सर रोल ऑफ डेप्रिसिएशन। रोल ऑफ डेप्रिसिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का एक्चुअल में दो ही रोल है। ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन दो ही रोल है। इसका रोल कब आएगा? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन द ओवरहेड। ओएच का मतलब होता है ओवरहेड, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ओवरहेड, 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 और ओवरहेड को मैं ओ स्लैश एच बोलूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन का रोल, डेप्रिसिएशन का रोल तभी आएगा, डेप्रिसिएशन का रोल तभी आएगा जब बोलेगा कि डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन ओवरहेड। जब तक डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है ओवरहेड में तो डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है।
डेप्रिसिएशन का रोल तभी आएगा आपके पूरे सम्स में जब डेप्रिसिएशन ओवरहेड में इंक्लूडेड है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या, इनडायरेक्ट खर्चा, और इनडायरेक्ट वाला खर्चा, जो इनडायरेक्ट वाला खर्चा है, ठीक है, वो तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है ना, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन किसका होगा, मशीन वगैरह का होगा, वो तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है गाइस, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। इसीलिए नो नीड टू रिक्वायर्ड, नो नीड टू रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फंड, नो नीड टू रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फंड टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल, टू मेंटेन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आप मुझे बताओ ना, मेरे कोचिंग में बहुत सारे फर्नीचर है, बहुत सारे एसी लगे हैं, कैमरा लगे हैं, लाइट लगा, सब कुछ लगा है। एवरी डे एवरी मंथ उन एसी पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। ठीक है, एवरी मंथ। मुझे बताओ, वो डेप्रिसिएशन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है, पर क्या मेरा कैश से वो चीज निकल रहा है, मैं डेप्रिसिएशन किसी को पे कर रहा हूं क्या? वो डेप्रिसिएशन क्या मैं किसी को पे कर रहा हूं? नहीं, वो मेरा पॉकेट से निकल नहीं रहा है ना। मैं बोलता हूं मेरा एसी का पूरे साल भर का 10,000 रुपया का डेप्रिसिएशन है, क्या ये 10,000 रुपया का डेप्रिसिएशन मैंने किसी को पे किया? नहीं। तो खर्चा तो है डेप्रिसिएशन, पर ये नॉन कैश वाला खर्चा है, कैश वाला खर्चा नहीं है। तो जो कैश वाला खर्चा नहीं है, उसके लिए फिर फंड हम क्यों इकट्ठा करेंगे? मुझे पेमेंट करना अपने स्टाफ को, नीड अ फंड। मुझे रेंट पे करना है, मुझे फंड का जरूरत है। मुझे सैलरी देना, फंड का जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी मुझे पे करना है एवरी मंथ, आई आई हैव टू, आई हैव टू फंड, मेरे पास फंड तो होना चाहिए। आई नीड अ फंड, आई हैव टू पे, दैट इज वाई आई नीड अ फंड। समझ पा रहे हो? पर डेप्रिसिएशन मुझे किसी को पे करना है क्या? नहीं। तो जब डेप्रिसिएशन मुझे किसी को पे नहीं करना है, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा फंड क्या करूंगा? समझ पा रहे हो? एकदम लॉजिकली सोचो ना। डेप्रिसिएशन क्या किसी को पे कर रहे हो? नहीं। जब किसी को पे नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए पैसा रखने का जरूरत क्या है? दैट इज वाई डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं वर्किंग कैपिटल में। डेप्रिसिएशन का वर्किंग कैपिटल में कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं है, तो सर क्या करेंगे, जहां जहां डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, वहां वहां से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे। समझ गए? डेप्रिसिएशन का वर्किंग कैपिटल में कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। इसको आप किसी को पे नहीं करते हो, तो जहां जहां ये इंक्लूडेड है, वहां वहां ये हटा देंगे। ठीक है सर? हाँ ठीक है। ठीक है, तो सर इसका दो ही रोल है, इसका दो ही रोल है। अगर ये इंक्लूडेड है, अगर ये इंक्लूडेड है, अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो इसका दो ही रूल है। एक रोल है कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट में, और एक रोल है आपका कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, डब्ल्यूसी मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक एक यहाँ पे रोल है। ठीक है, एक यहाँ पे रोल है। ठीक है सर, वर्किंग कैपिटल में क्या, कॉस्ट शीट में क्या करेंगे, कॉस्ट शीट में इसको अपने ऐड करेंगे। कॉस्ट शीट में बोले मतलब कॉस्ट शीट में अगर ये ऐड है तो ऐड रहने देंगे, कॉस्ट शीट से लेस नहीं करेंगे, कॉस्ट शीट में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, टू गेट, टू गेट रियल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट को निकालने के लिए कॉस्ट शीट में इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, रियल प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट शीट अपने ऐड करेंगे। तो सर यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इसको माइनस करेंगे। जब भी आप वर्किंग कैपिटल करोगे, जब भी आप वर्किंग कैपिटल करोगे, तो वहां पे आप माइनस करोगे। क्वेश्चन आ रहा है कहां कहां से माइनस करोगे। अगर ये ओवरहेड में इंक्लूड है, तो वहां से माइनस करोगे। अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड है, वहां से माइनस करोगे। अगर ये कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूडेड है, वहां से माइनस करोगे। अगर ये क्रेडिट सेल में इंक्लूड है, तो वहां से माइनस करोगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का बस यही चार जगह से माइनस होगा, यही चार जगह से माइनस होगा। पहला, पहला अगर ये ओवरहेड में इंक्लूड है, तो माइनस कर दो। कॉस्ट देखो, आपको पता है कोई चीज अगर ओवरहेड में इंक्लूड है, तो इधर भी इंक्लूड होगी, यहां भी इंक्लूड होगी, यहां भी इंक्लूड होगी। कॉस्ट शीट तुमको पता है, कॉस्ट शीट तुमको पता है, देखो ना ये कॉस्ट शीट, यही तो कॉस्ट शीट है।
कॉस्ट शीट है, यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है तो फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड होगा, और अगर फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड है तो कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड है। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो यहां भी इंक्लूड होगा, यहां भी इंक्लूड होगा, यहां भी इंक्लूड होगा और यहां भी इंक्लूड होगा। तो हर जगह से माइनस करना पड़ेगा, यहां से भी 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 माइनस करना पड़ेगा और हर जगह से माइनस करना पड़ेगा। बस यही बोलना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन बोलता है ओवरहेड इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, ओवरहेड इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब यहां पे डेप्रिसिएशन क्या है, एडेड है, तो यहां से माइनस करो, ठीक है, यहां से माइनस करो, फिर यहां से माइनस करो, यहां से माइनस करो, यहां से हर जगह से माइनस करोगे। ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर यहां पे एडेड है तो सर यहां भी एडेड होगा, यहां भी एडेड होगा, यहां भी एडेड होगा और यहां भी एडेड होगा, हर जगह एडेड होगा। तो जब हर जगह एडेड हो तो हर जगह से माइनस करो, इधर से माइनस करो, इधर से माइनस करो, इधर से माइनस करो और इधर से माइनस करो, हर जगह से माइनस करना पड़ेगा। बस यही बोलना चाहता था। तो डेप्रिसिएशन नॉर्मली चार ही जगह से माइनस करना पड़ता है। एक माइनस करना पड़ेगा ओवरहेड का कैलकुलेशन में, एक माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सीओपी में, और एक माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल में, और एक माइनस करना पड़ेगा क्रेडिट सेल में। ठीक है, सब समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब आता है आपका एक नया कॉन्सेप्ट WIP। WIP आपको पता है सर, WIP क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो WIP का दो कॉन्सेप्ट, मान लो आपने रॉ मटेरियल डाला, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में मान लो 1 मंथ का टाइम है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में 1 मंथ का टाइम है। तो भैया रॉ मटेरियल है, उससे फिनिश गुड्स बनेगा 1 मंथ का टाइम है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में 1 मंथ का टाइम है। तो इस 1 मंथ में आपने मटेरियल पूरा डाला, तो जब आप मटेरियल पूरा डालोगे तो इसमें मटेरियल आएगा। अब मटेरियल के साथ साथ लेबर लगेगा, मटेरियल के साथ साथ लेबर लगेगा, और ये मटेरियल और लेबर कहाँ पे काम करेंगे, फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री वाला खर्चा। तो जब लेबर और फैक्ट्री आ गए, मटेरियल को अलग कैलकुलेट करोगे, लेबर और फैक्ट्री को अलग कैलकुलेट करोगे, तो लेबर और फैक्ट्री, लेबर और फैक्ट्री ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं सर, कन्वर्जन कॉस्ट। ये क्या बोलते हैं दोनों, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो WIP में याद रखिएगा, WIP में याद रखिएगा दो कॉन्सेप्ट है कि WIP के लिए आपको चाहिए मटेरियल, आपने मटेरियल डाला, ठीक है। अब ये मटेरियल और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ये मिला करके क्या बनेगा, फिनिश गुड्स। पर फिनिश गुड्स बनने में टाइम लगेगा, तो मान लो 1 मंथ लग रहा है। अगर आप 1 तारीख को रॉ मटेरियल डाले हो तो 30 तारीख को फिनिश गुड्स बन करके निकलेगा। तो इस 1 मंथ के पीरियड को अपने क्या बोलेंगे, WIP। तो WIP जब भी WIP बोलेगा, जब भी WIP बोलेगा तो आपको दो चीज करना पड़ेगा, मटेरियल का कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर कैसे करोगे, यहां पे जब भी क्वेश्चन नहीं कुछ नहीं बोलेगा तो मान के चलेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, COP, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, यहां पे मान के चलेंगे 100%, ठीक है। और लेबर और फैक्ट्री में अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मान के चलेंगे 50%। मैंने ऐसा क्यों बोला, ध्यान सुनिएगा। आपने लेबर तो, आपने ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मटेरियल तो डाल दिया, लेबर भी आ गए, ठीक है, और बहुत सारी मशीनें भी लगी हैं, तो मान के चलते हैं कि ये जो लेबर है ना ये 100% यूज हो रहा है। ये लेबर तो सॉरी, ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल, ये तो मटेरियल था ना, ये जो मटेरियल ये 100% यूज हो रहा है, पर ये जो लेबर है क्या ये 100% यूज हो रहा है, नहीं। क्या ये जो मशीन है ये 100% यूज हो रही है, क्या नहीं, इनको तो और भी काम करना है ना भाई। तो जो फिनिश गुड्स बन रहा है ना, उस फिनिश गुड्स में मटेरियल का 100% रोल है, लेबर और फैक्ट्री का 50% रोल है, ये मान के चलते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे WIP का, तो WIP कैलकुलेशन करने में दो चीज करेंगे, मटेरियल अलग करेंगे, लेबर और फैक्ट्री अलग करेंगे। मटेरियल में हम लोग कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, COP, तुम लोगों को पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा था तुम लोग, क्या नाम है, प्रोसेस कॉस्ट, मतलब अरे सेम 3 में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था ना, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जब हम लोग DOC पढ़ते थे, वहां पे था ना DOC, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, वही बात हो रहा है यहाँ पे। तो चैप्टर का नाम ही याद नहीं आ रहा,
क्या चैप्टर था भूल गया। तो जो मटेरियल था उस पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 100% मान के चलते हैं, और जो लेबर प्लस फैक्ट्री होता है यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 50% मान के चलते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया? हाँ सर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मटेरियल में 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस्ट ऑफ जो कन्वर्जन कॉस्ट कैसे आएगा? लेबर और फैक्ट्री दोनों मिला के आता कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड। तो लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड हमारा क्या? कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट में 50%। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि सीओपी है 70%, तो यहाँ 70 लेना, और बोलेगा लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड में सीओपी मान लो 40% है तो 40 लेना। पर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो 100% और 50%। ठीक है? हाँ सर ठीक है। चलिए, कॉस्ट आपको पता है अच्छे से, कॉस्ट क्या होता है आपको अच्छे से पता है। कॉस्ट हमारा होता है स्टेप 1। तो वर्किंग कैपिटल में आपको 2 स्टेप करना है। पहला आपका स्टेप 1 है, पहला आपका क्या है? स्टेप 1 है। ठीक है, और सेकंड आपका है स्टेप 2। स्टेप 2 तो स्टेप 1, तो वर्किंग, जब भी आप वर्किंग कैपिटल बनाओगे ना, तो वर्किंग कैपिटल में 2 ही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जो पहले स्टेप है विच इज स्टेप 1, और जो दूसरा स्टेप है विच इज स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करोगे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये निकलेगा नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो सर वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए अपने को 2 स्टेप फॉलो करना। पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे? कॉस्ट शीट। पहला क्या बोलेंगे? कॉस्ट शीट। दूसरा स्टेप क्या फॉलो करेंगे? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, देखो अभी करंट एसेट, हमारा जो करंट एसेट है, ये जो हमारा करंट एसेट है, ठीक है, करंट एसेट में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, जो आपका इन्वेंट्री है वो आएगा आपका करंट एसेट में। डब्ल्यूआईपी जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो भी आप इन फ्यूचर जब ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो आप उसको बेच करके पैसा कमाओगे, तो ये भी आपका क्या है? करंट एसेट है। जो आपके फिनिश स्टॉक है वो भी आपका क्या है? करंट एसेट है। जो सामान बन करके रेडी है वो भी आपका करंट एसेट का पार्ट है। जो डेटर है वो भी आपके करंट एसेट का पार्ट है। जो रिसीवेबल वो भी आपके क्या? करंट एसेट के पार्ट है, बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड बैंक बैलेंस ये भी आपका करंट एसेट पार्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन मटेरियल है ना, मटेरियल का कैलकुलेशन किसके ऊपर करोगे? देखो ये जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन 2 चीज पे होता है। पहला क्वेश्चन में दिया रहेगा प्लांट स्टॉक, तो जितना प्लांट स्टॉक दिया रहेगा वही लिख लेना। प्लांट स्टॉक का मतलब क्या होता है? देखो ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, ये बजटेड होता है। बजटेड का मतलब जब ईयर स्टार्ट होता है उसके पहले ही वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन होता है। ईयर स्टार्ट होने से पहले, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले जो कैलकुलेशन होता है, मतलब इसको बजटेड बोलते हैं। ईयर चालू हो गया फिर आप कैलकुलेट करो तो वो एक्चुअल हो गया ना। तो ईयर स्टार्ट होने से पहले वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन में प्लांट स्टॉक दिया रहेगा तो एज इट इज लिख देना प्लांट स्टॉक का वैल्यू। प्लांट स्टॉक का वैल्यू एज इट इज लिख देना। सर अगर प्लांट स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो, अगर प्लांट स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम पे निकालेंगे। जो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम है सर, ये कहाँ मिलेगा? ये कॉस्ट शीट में मिलेगा। जो हमारा रॉ मटेरियल है कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट मेरा क्या था? स्टेप 1। स्टेप 1, तो ये स्टेप 1 में मिलेगा। ऐसे डब्ल्यूआईपी कैलकुलेशन में 3 चीज करना पड़ेगा, सॉरी 2 चीज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया डब्ल्यूआईपी में, एक आपको मटेरियल जहां पे आपको 100% मानना है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। दूसरा आपका रहेगा लेबर प्लस ओवरहेड, जिसको अपने बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, और इस पर अपने को करना है 50%। ठीक है, फिनिश गुड्स का जो कैलकुलेशन होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया रहेगा तो जो हमारा वर्क कॉस्ट है, या जिसको अपने बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फिनिश गुड्स का। ठीक है, दैट इज वाई देखो ना, ये वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ मिलेगा? स्टेप 1। स्टेप 1 में ही आपको मिलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। स्टेप 1 में मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। स्टेप 1 में मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको स्टेप 1 में कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। डेटर का जो कैलकुलेशन वो 2 जगह होगा। ठीक है, अगर कैश कॉस्ट मेथड फॉलो करो, कैश कॉस्ट, तो इस केस में हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल पे कैलकुलेट करेंगे। किस पे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। बट अगर टोटल अप्रोच मेथड फॉलो कर रहे हैं तो टोटल अप्रोच मेथड में हम लोग डेटर का कैलकुलेशन करेंगे क्रेडिट सेल पे। कहां पे करेंगे? क्रेडिट सेल पे। ठीक है, अगर ये बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल भी जो कैलकुलेशन होगा एज इट इज डेटर, जैसे डेटर का कैलकुलेशन होगा उसी तरह एज इट इज डेटर का भी कैलकुलेशन जैसे करेंगे वैसे बिल्स रिसीवेबल का करेंगे। ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक बार दोबारा
वीडियो को पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल ऐसे तो ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ये जो पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, जो हमारा कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। वैसे भी इस पीडीएफ का डाउनलोड पीडीएफ लिंक मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। बट अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर, क्रेडिटर का कैलकुलेशन कहाँ पे करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम पे। जो क्रेडिटर का कैलकुलेशन होगा किस पर होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम के बेस पर होगा, ठीक है। बिल्स पेबल यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज क्रेडिटर, क्रेडिटर की तरह करोगे इसका भी कैलकुलेशन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका जो कैलकुलेशन होगा डायरेक्ट वेजेस पे होगा, किस पर होगा सर? डायरेक्ट वेजेस पे होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो इसका हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड पर, इस पर सर फैक्ट्री ओवरहेड पे करेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो होपफुली मैंने सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दिया कि सर क्रेडिटर का कैलकुलेशन कहाँ पे करोगे। देखो नॉर्मली एग्जाम में ना यही दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है। और एसेट में ये वाला दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, बस। और कैश बैलेंस और प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी कभी आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये चार तो दिए रहेंगे जो स्टार्टिंग का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रॉ मटेरियल है उसका कैलकुलेशन होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम या प्लांट स्टॉक। डब्ल्यूआईपी का मटेरियल और डेटर का 100% 50%। फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होगा। डेटर का कैलकुलेशन किस पर होगा? अगर कॉस्ट सेल, अगर कैश कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सेल, अगर टोटल अप्रोच फॉलो कर रहे हो क्रेडिट सेल। बिल से सेल कैलकुलेशन कैसे होगा? डेटर की तरह, बाकी ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्रेडिटर का जो कैलकुलेशन करोगे वो रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल को बेस बना के करोगे। बिल्स पेबल का एज इट इज क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन करना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसका कैलकुलेशन होगा फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड, अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड का फैक्ट्री ओवरहेड या क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। बाकी ये सारे क्वेश्चन दिया रहेगा, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग एनी एक्सपेंसेस, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको सब समझा दिया है, सब समझा दिया मैंने आपको, सारी चीजें अच्छे से पूरा बेसिक्स कंप्लीट कर दिया। अब आपको मैं बुक से क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बेसिक्स को अच्छे से समझ लो। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल, मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 1। एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कमिंग ईयर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। बोल आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो अपकमिंग ईयर है, क्योंकि ये बजटेड होता है, ये में जो वर्किंग कैपिटल होता है ये बजटेड होता है, अपकमिंग ईयर का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल दिया हो 1,30,000 यूनिट ऑफ 10 रुपया पर यूनिट, ठीक है। ये आपका मतलब एक्सपेक्टेड है, मतलब पूरे साल भर में आप 1,30,000 यूनिट बेचोगे 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। एंटिसिपेटेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, रॉ मटेरियल है 50%, डायरेक्ट वेजेस है 15%, मतलब ये जो 10 रुपया है ना, इस 10 रुपया का 50% हमारा रॉ मटेरियल है और इस 10 रुपया का 15% हमारा क्या है? डायरेक्ट वेजेस। ये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है ना, ये 10 रुपया मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इस 10 रुपया का 50% हमारा क्या है? रॉ मटेरियल। इस 10 रुपया का 50% हमारा क्या है? डायरेक्ट वेजेस। तो रॉ मटेरियल पर यूनिट पता चल गया, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब आप बताओ 10 रुपया का 50% कितना होता है? 5 रुपया। तो एक यूनिट को बनाने में 5 रुपया का रॉ मटेरियल, तो 1,30,000 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? इनटू कर दीजिएगा 1,30,000 यूनिट, कितना आ जाएगा? 6,50,000, ठीक है। एक यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 5 रुपया, तो 1,30,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 5 रुपया इंटू 1,30,000 कितना आएगा? 6,50,000 रुपया का रॉ मटेरियल, ठीक है। ऐसे ही एक यूनिट को बनाने में 10 का 15% हमारा क्या है? डायरेक्ट वेजेस, कितना हो जाएगा? 1.5। तो एक यूनिट को बनाने में लेबर लगता है 1.5, मतलब 1.5 रुपया। तो 1,30,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। तो रॉ मटेरियल पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1,30,000 से, निकल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। 1,30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट से, निकल जाएगा डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट, ठीक है। यहां तक समझ गए? हाँ सर।
बोल रहा है जो बजटेड ओवरहेड है 52,000, इसको मैं थोड़ा सा रेड पेन से करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बजटेड ओवरहेड है 52,000 पर एनम इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द डेप्रिसिएशन। बोल रहा है 52,000, ये जो 52,000 है ये हमारा बजटेड ओवरहेड में इंक्लूडेड है, ये हमारा बजटेड ओवरहेड में इंक्लूडेड है। तो भाई हमारा जो ओवरहेड है उसमें उसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो मैंने आपको रोल ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ाया था कि डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सेट में ऐड करेंगे जिससे मुझे जेन्युइन प्रॉफिट मिलेगा, रियल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको जब आप स्टेप टू करेंगे, स्टेप वन क्या था कॉस्ट सेट, तो कॉस्ट सेट में तो ऐड करेंगे, लेकिन जब आप स्टेप टू करेंगे, स्टेप टू हमारा क्या था, स्टेप टू हमारा था गाइस, स्टेप टू हमारा क्या था, स्टेप टू हमारा था तुम्हारा स्टेप टू क्या था, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल जब निकालोगे स्टेप टू, उसमें से आप डेप्रिसिएशन जहां जहां इंक्लूड है वहां वहां माइनस करोगे। तो अगर एक बार कॉस्ट सेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो गया तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूड है और वो क्रेडिट सेल में इंक्लूड है। तो ये चारों जगह से आपको डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। देखिए आपको प्लांट स्टॉक दे दिया, तो प्लांट स्टॉक का मतलब क्या होता है ध्यान समझिएगा, इसको मैं ब्लू पेन से करता हूँ। प्लांट स्टॉक का मतलब क्या होता है ध्यान समझ लीजिए। जो प्लांट स्टॉक होते हैं गाइस ना, इसका मतलब एन एवरेज आप 50,000 का जो स्टॉक है वो आपके फैक्ट्री में हमेशा रहेगा ही रहेगा। आपका जो स्टोर डिपार्टमेंट है उस स्टोर डिपार्टमेंट में 50,000 का जो प्लांट स्टॉक है वो ऑलवेज रहेगा। मतलब आपको ना हमेशा रॉ मटेरियल के लिए 50,000 रुपया रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना जो प्लांट स्टॉक है ऑलवेज ऑलवेज रॉ मटेरियल के लिए आपके पॉकेट में हमेशा 50,000 होना ही चाहिए। तो जब मुझे पता है कि भैया रॉ मटेरियल के लिए मेरे को 50,000 चाहिए तो मैं हमेशा 50,000 रुपया रखूंगा। तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट हो गया 50,000 रुपया, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए ऑलवेज मुझे 50,000 रुपया रखना पड़ेगा। तो प्लांट स्टॉक का मतलब होगा एन एवरेज आपको 50,000 रुपया चाहिए ही चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। 7500 यूनिट दिया आपका फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन होता है या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया है तो फैक्ट्री कॉस्ट पे। क्रेडिट अलाउड टू द डेटर, डेटर को आपने क्रेडिट अलाउड किया 4 वीक के लिए, डेटर को आपने क्रेडिट अलाउड किया 4 वीक के लिए। तो डेटर को आपने क्रेडिट अलाउड किया है 4 वीक के लिए गाइस, डेटर को आपने क्रेडिट अलाउड किया है 4 वीक के लिए। इसका मतलब क्या, डेटर को आज आपने पेमेंट किया, डेटर को आज आपने पेमेंट किया, डेटर को आज आपने पेमेंट किया, तो उसको आपने बोला भैया 4 वीक के बाद तुम पेमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा तुम 4 वीक मतलब 1 महीना, तो ज्यादा से ज्यादा तुम 1 मंथ के बाद पेमेंट करना। ठीक है, तो आपने कस्टमर को 1 तारीख को माल बेचा, तो आप यही बोलोगे कि 30 दिन के बाद पेमेंट कर देना। तो आपका कस्टमर आज के दिन आज के दिन अगर वो माल लेके जा रहा है तो पेमेंट वो 30 दिन के बाद करेगा, 4 वीक के बाद करेगा। तो ये 4 वीक आपको बिजनेस तो सरवाइव करना है, ये 4 वीक आपको बिजनेस चलाना है स्मूथली, तो उतना पैसा तो होना चाहिए 4 वीक का, क्योंकि माल आज बेचोगे तो 4 वीक के बाद पेमेंट आएगा, तो 4 वीक के लिए पैसा होना तो चाहिए। दैट इज वाई आप उतना पैसा मान के चलोगे कि भैया आज अगर माल बेचा तो कस्टमर 30 दिन के बाद पेमेंट करेगा, तो ये 30 दिन का पैसा होना ही चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्रेडिट एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द सप्लायर 3 वीक्स, जो आपका सप्लायर है उससे आपको 3 वीक का मोहलत मिलेगा, तीन वीक का टाइम मिलेगा। मतलब अगर आज मैं अगर मंगाया रॉ मटेरियल सप्लायर से, तो मेरा जो सप्लायर है, मेरा जो क्रेडिटर है, वो मुझे 3 वीक का टाइम देगा पेमेंट करने के लिए। तो मुझे 3 वीक में उसको पेमेंट करना, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए मेरे पास। जो मेरा ओवरहेड और वेजेस पेमेंट है विल बी मेड 1 वीक आफ्टर द इनकरेंस। मतलब आज अगर कोई लेबर मेरे को काम किया, आज अगर मेरा कोई ओवरहेड का खर्चा है या कोई मेरा डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है, उसको मैं 1 वीक के बाद पेमेंट करूंगा। मतलब मैं उसको 1 वीक पहले बोलूंगा काम करने के लिए, देन 1 वीक के बाद पेमेंट करूंगा। तो इसका मतलब मेरा जो ओवरहेड है और जो मेरा वेजेस है ऑलवेज 1 वीक का आउटस्टैंडिंग होगा। तो जब भी बोलेगा ना ओवरहेड वेजेस पेमेंट विल बी मेड 1 वीक आफ्टर द इनकरेंस, मतलब आपका जो ओवरहेड है, आपका जो वेजेस है ऑलवेज 1 वीक का आउटस्टैंडिंग होगा। 1 वीक का आउटस्टैंडिंग मतलब आपने 1 वीक काम करवा लिया, ठीक है, अब आप पेमेंट करोगे। फिर आप नेक्स्ट वीक काम करवा लीजिए, पूरे 7 दिन आपने काम करवा लिया, फिर आप पेमेंट करोगे। मतलब ऑलवेज आप एक एक वीक का आउटस्टैंडिंग रखोगे ओवरहेड के लिए और वेजेस के लिए।
तो ऑलवेज आपके कंपनी में ओवरहेड और वेजेस के लिए एक वीक का आउटस्टैंडिंग है। मतलब लेबर को अगर आपने मंडे ज्वाइन करवाया तो उसको पता क्या बोलोगे, सुन भाई तू मंडे काम कर, ट्यूसडे काम कर, वेडनेसडे काम कर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पूरा दिन काम कर, नेक्स्ट मंडे को तुझे पेमेंट मिलेगा। तो इस करंट वाले वीक में मंडे टू सैटरडे उसने काम किया, क्या पेमेंट आपने किया? नहीं किया, पर आपको नेक्स्ट मंडे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मंडे को पेमेंट करने के लिए आपके पास फंड तो होना चाहिए। तो आपका जो वेजेस है वो एक वीक का आउटस्टैंडिंग है और जो ओवरहेड है वो एक वीक का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मटेरियल विल स्टे इन द प्रोसेस फॉर 2 वीक्स। जो आपका WIP है, जो आपका WIP है वो 2 वीक्स है। मतलब क्या है, अगर आप अगर आप आज के दिन रॉ मटेरियल फैक्ट्री में डाले तो 2 हफ्ता 2 वीक लगेगा उसको फिनिश गुड्स बनने में। तो ये 2 वीक मतलब मटेरियल मैंने आज डाला, तो आज अगर मैं डालूंगा तो 2 वीक के बाद वो फिनिश गुड्स में तैयार होगा। तो ये 2 वीक मुझे बिजनेस तो चलाना है, क्योंकि मेरा फिनिश गुड्स तो 2 वीक के बाद आएगा, फिर मैं बेचूंगा। और जब मैं बेचूंगा तो मेरा डेटर 1 मंथ के बाद पेमेंट करेगा। तो सोचो ना, 2 वीक लग गया फिनिश गुड्स बनाने में, 1 मंथ के बाद डेटर पेमेंट करेगा। तो भैया इतना पैसा तो होना चाहिए जिससे मैं 1.5-2 महीना आराम से सरवाइव कर पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है मटेरियल विल स्टे इन द प्रोसेस फॉर 2 वीक्स। मटेरियल विल स्टे इन द प्रोसेस फॉर 2 वीक्स। ठीक है, मटेरियल विल स्टे इन द प्रोसेस फॉर 2 वीक। 2 वीक का मतलब ध्यान सुनिएगा, 2 वीक का मतलब आज अगर आज आपने मटेरियल डाला तो 2 वीक के बाद 2 वीक के बाद आपका फिनिश गुड्स बनेगा। तो WIP आपका 2 वीक है। ठीक है, तो ये 2 वीक आपको बिजनेस चलाना ना, तो यू हैव टू कीप सम फंड, क्योंकि 2 वीक आपको बिजनेस चलाना है। कैश इन हैंड आपको मेंटेन करना है 10% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल। जो आपका टोटल वर्किंग कैपिटल है, जो भी आपका टोटल वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 10% आपको कैश भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। प्रोडक्शन पूरे साल भर हो रहा है। रॉ मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बिगिनिंग में। तो रॉ मटेरियल आप क्या बोला, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बिगिनिंग में, तो आपने रॉ मटेरियल 100 का 100% इंट्रोड्यूस कर लिया। लेकिन जो आपका वेजेस है, जो ओवरहेड है, अक्रू इवनली ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट आपका वेजेस और ओवरहेड यूज होगा, तो ऑलवेज मानिएगा 50%। तो ये बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल है वो बिगिनिंग में 100% यूज होगा, लेकिन जो आपका लेबर है, जो ओवरहेड है, वो हमेशा 50% के कैपेसिटी पे काम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, आंसर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल समझा दिया, मुझे लगता है आप सोल्यूशन कर देना चाहिए। ठीक है, आपको ना ऑलवेज कुछ चीजों फोकस करना। पहला क्या क्या फोकस करना सर, देखिएगा आपका जो ये भी देखिए 3 वीक दिया हुआ है, डेटर आपका 4 वीक दिया हुआ। ठीक है, तो सप्लायर सप्लायर आपका 3 वीक दिया हुआ है, डेटर आपका 4 वीक दिया हुआ है। ठीक है, वेजेस ओवरहेड आपको 1 वीक दिया हुआ है। ठीक है, WIP मतलब जो मटेरियल लिस्ट है ये भी आपका 2 वीक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हो, सब कुछ आपका वीक में दिया हुआ है। अगर सब कुछ आपका वीक में दिया हुआ है, ठीक है, WIP वीक में है, सप्लायर मतलब क्रेडिटर भी वीक में है। ठीक है, आपका वेजेस ओवरहेड भी क्या है, वीक में है, डेटर भी क्या है, वीक में है। तो कोशिश करो जो आपका कॉस्ट रहेगा वो वीक में बनाने के लिए। कॉस्ट कितना रहेगा, वीक में बनाने के लिए। ठीक है ना, ये आपका एनुअल सेल है, ध्यान सुनिएगा, ये आपका एनुअल सेल है। एनुअल सेल है, तो एनुअल सेल कितना है, 1,30,000 यूनिट। ठीक है, तो 1,30,000 आपका एनुअल सेल है। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 250 1 वीक में, आपको पता 1 वीक में क्या होता है, सॉरी, एक साल में कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो अगर आपने अजम्पशन लिया, अजम्पशन लेना कि आपको पता है कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर 1,30,000 को आपने 52 वीक से डिवाइड कर दिया तो एक वीक का सेल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो अपने कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, मैं क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन 1। ठीक है, तो पहले अपने निकलेंगे वर्किंग नोट, यहाँ पे नोट डालेंगे अपने लोग, नोट नोट। अच्छा, यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला है, कोई मेथड नहीं बोला है तो कोई बात नहीं। जब कोई मेथड नहीं बोला है ना, जब कोई मेथड नहीं बोला है, ठीक है, तो अपने कुछ अजम्पशन लेंगे। पहला अजम्पशन लेंगे, पहले यहाँ देखो रॉ मटेरियल दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया था सेलिंग प्राइस पर यूनिट, देखिएगा ध्यान से, आपका दिया था सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, 10 रुपया। ठीक है, देयरफॉर मटेरियल पर यूनिट कितना होगा, तो 10 का 50% कितना होगा, 5 रुपया। ठीक है,
तो वेजेस, जो आपका वेजेस है, जो आपका वेजेस पर यूनिट, वो कितना हो जाएगा? 10 का कितना परसेंट था? 10 का 15%। ठीक है, 10 का 15%, मतलब 1.5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, ये था पहला नोट। अब आप दूसरा नोट डालोगे। दूसरा नोट डालोगे, पहले दूसरा नोट क्या डालोगे सर? कि भैया एनुअल, दोनों डालो, कैलकुलेशन ऑफ वीकली सेल, कैलकुलेशन ऑफ वीकली सेल, कैलकुलेशन ऑफ वीकली सेल। ठीक है, तो वीकली सेल कैसे निकालोगे? एनुअल सेल, जो आपका साल भर का सेल था, उसको डिवाइड कर दोगे, उसको डिवाइड करोगे 52 वीक से, 52 वीक से। ठीक है, उसको डिवाइड करो 52 वीक से। ठीक है, तो आपका एनुअल सेल कितना था? 1,30,000 यूनिट, ये आपका एनुअल सेल था। देखिए ना, ये आपका एनुअल सेल था 1,30,000 यूनिट। तो 1,30,000 यूनिट को डिवाइड कर दो 52 वीक से। 1,30,000 यूनिट डिवाइडेड बाई, सॉरी, 1,30,000 यूनिट डिवाइडेड बाई 52 वीक्स, कितना हो जाएगा? 2500 यूनिट। ये 2500 यूनिट आप वीकली सेल कर रहे हो। ठीक है, तो 1 लाख यूनिट था, ये पूरे साल भर का था, उसको डिवाइड कर दो 52 वीक से, तो कितना आ जाएगा? 2500 यूनिट आप वीकली बेच रहे हो। ठीक है, ये था आपका वीकली सेल। ये आपका क्या था? वीकली सेल था। ठीक है, ये आपका वीकली सेल था। ओके, ओके सर। अब अपने बना देते एक यहाँ पे तीसरा, कोई मेथड तो नहीं बोला। तो जब कोई मेथड नहीं बोलेगा ना, तो कोई भी ले सकते हो। मैं ले रहा हूँ डेटर, मैं ले रहा हूँ क्रेडिट सेल वाला, कि डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल। मैंने अजम्पशन ले लिया कि डेटर को मैं कहाँ पे सेल कर रहा हूँ? क्रेडिट सेल में कर रहा हूँ। मतलब कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ? टोटल अप्रोच मेथड फॉलो कर रहा हूँ। कौन सा मेथड? टोटल अप्रोच, पहला मेथड फॉलो कर रहा हूँ। टोटल अप्रोच मेथड मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, कि डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट सेल, ये मैंने नोट डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब अपने बनाएंगे स्टेप वन। हमारा जो स्टेप वन है दोस्तों, हमारा स्टेप वन क्या है? हमारा स्टेप वन क्या है? आपका स्टेप वन है कॉस्ट सेट। तो आपका स्टेप वन क्या है? कॉस्ट सेट। ठीक है, तो आपको बनाना पड़ेगा कॉस्ट सेट। तो ये जो आपका कॉस्ट सेट है, ये आपका वीकली बेसिस पे बनेगा। किस बेसिस पे बनेगा? वीकली बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए कॉस्ट सेट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या निकालेंगे सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो आप बताओ, आप वीकली कितना कंज्यूम कर रहे हो? वीकली कितना सेल कर रहे थे? 25,000 यूनिट। तो वीकली अगर 25,000 यूनिट, तो यहाँ पे एक assumption है कि अगर मैं 25,000 यूनिट सेल कर रहा हूँ, तो वीकली मैं 2500 यूनिट, 25,000 2500, अगर मैं 2500 यूनिट वीकली सेल कर रहा हूँ, तो ये अजम्पशन है कि 2500 यूनिट मैं वीकली प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। प्रोड्यूस करूंगा तभी तो सेल करूंगा। मेरे को सम्स आता है तभी तो आपको सिखा पाऊंगा। तो प्रोड्यूस करूंगा तभी तो सेल कर पाऊंगा। तो एक हिडन एजम्पशन है कि 2500 यूनिट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तब जाके मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये हो गया 2500 यूनिट इंटू, इंटू एक, एक यूनिट का प्राइस कितना है मटेरियल का? 5 रुपया। तो इंटू हो गया 5 रुपया। तो 2500 इंटू 5 कितना हो गया? 12,500। ठीक है, अब निकालेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, तो 2500 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और एक एक यूनिट पर वेजेस कितना है? 1.5। तो 2500 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 3750। इन दोनों को ऐड कर दो, तो आया 16,250। ये आपका हो गया प्राइम कॉस्ट। ये क्या हो गया सर? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी, एक मिनट।
हम लोग इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है, ओवरहेड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोला ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मेरा ओवरहेड है वो 52,000 है, जिसमें से 52,000, जिसमें से 10,000 मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 है, तो मेरा कैश ओवरहेड कितना होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो अगर नॉन कैश मेरा 10,000 है तो कैश ओवरहेड मेरा कितना होगा, 42,000। यही दोनों मिला करके कितने हो गए, 52,000। ये दोनों मिला कितने हो गए, 52,000। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड, और कोई खर्चा है क्या, और कोई खर्चा है क्या, बताओ ना, और कोई खर्चा है क्या, नहीं सर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, और तो कोई खर्चा है ही नहीं। और कोई ऑफिस एडमिन दिख रहा है क्या, नहीं। सेलिंग दिख रहा है क्या, नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो अब आप इसको ऐड कर दो। यहाँ 500 होगा ना, 16,000। ठीक है, 16,250 होगा, सॉरी। ठीक है, अब 16,250 में 52,000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 68,250। 68,250। ठीक है, अब यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, अच्छा एक मिनट, ये बजटेड ओवरहेड पर एनम था, तो इसको वीक में करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये बजटेड ओवर पर एनम था। रुको एक मिनट, तो यहाँ पे देखो ना, पर एनम दिया हुआ था। ठीक है, पर एनम दिया था, एक बार मैंने बुक से वेरीफाई कर दिया, पर एनम ही दिया था, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके बुक में देखा, हाँ पर एनम दिया था, क्वेश्चन सही है। तो ये आपका पर एनम दिया है, तो अगर पर एनम दिया है तो आपको 52 वीक से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वीकली निकाल रहे हैं। देखो ना, पर एनम 52,000 पर एनम है, और हम लोग जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं वीकली बना रहे हैं। तो एक काम करना पड़ेगा, ये 10,000 है ना, इस 10,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 52 वीक से, और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 52 वीक से। समझ गए, समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो एक काम करता हूं मैं, यहीं भी इसको हटाता हूं। ठीक है, कैलकुलेटर। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाई 52 कितना आ रहा है सर, 192। 192, एक काम करो, पहले 42,000 डिवाइड करो, तो 42,000 डिवाइडेड बाई 52 कितना आ रहा है, 808 से, अच्छा 807.69 है ना, तो 808 कर लो, तो ये सॉरी ये हो जाएगा 808, ये हो जाएगा 808। ठीक है, 808, और ये हो गया 10,000 डिवाइडेड 52 वीक्स, हो जाएगा 192। 192। ठीक है, तो थोड़ा सा फैक्ट्री कॉस्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ऐड करते, 16,250 प्लस 192 का डेप्रिसिएशन प्लस 808 का ओवरहेड, 17,000 कितना हो रहा है सर, 17,250। तो ये जो 17,250 आया है, ये आपका फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट है, ये आपका क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को अपने बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसी को अपने बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, सीओएस। सीओएस का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ सेल, सब है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑफिस एडमिन मिसिंग है, आपके क्वेश्चन में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मिसिंग है। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिसिंग है, तो ये जो 17,250 है यही मेरा टोटल कॉस्ट है, यही मेरा क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो तुम इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो, या कॉस्ट ऑफ सेल बोलो, या टोटल कॉस्ट बोलो, सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यही आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है सर, हाँ सर। अब मैं निकालता हूं भैया सेल, सेल, तो सेल मेरा कितना था, सेल मेरा कितना था, 2500 यूनिट था, साल एक वीक का, 10 रुपया करके था, तो कितना हो गया, 25,000। कितना हो गया, 25,000। अब 25,000 में से माइनस कर देंगे 17,250, कितना आ गया, 7750। तो ये जो 7750 आ गया है, दैट इज माई प्रॉफिट, दैट इज माई प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट मेरा आया है बैलेंसिंग फिगर के द्वारा, ये प्रॉफिट मेरा क्या आया, बैलेंसिंग फिगर के द्वारा। ठीक है, दैट इज माई प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर हो गया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो प्रॉफिट आया वो, सॉरी, आपका जो प्रॉफिट आया वो 7,750 रुपया, 7,750। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था ना कि कॉस्ट में आप डेप्रिसिएशन को लोगे, कॉस्ट में आप डेप्रिसिएशन को लोगे फॉर गेटिंग द रियल प्रॉफिट। तो रियल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 7,750 रुपया,
7,750 रुपए। ठीक है, अब हम लोग स्टेप टू हम लोग बनाएंगे। स्टेप टू गाइज, अब बनाएंगे स्टेप टू। हमारा स्टेप टू क्या है? स्टेप वन हमारा क्या था? कॉस्ट सेट। स्टेप टू क्या हमारा था? कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड, लिखो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से माइनस करेंगे। ठीक है, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से माइनस करेंगे। ठीक है, मैं दो कॉलम यहाँ से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप भी पूरा पेज में दो कॉलम को ड्रॉ करिए, यहाँ से दो कॉलम। ठीक है, दो कॉलम, दो कॉलम को। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, हाँ सर अमाउंट। ये लिखेंगे यहाँ पे ए मेरा क्या है? करंट एसेट, करंट एसेट जिसको अपने सीए बोलते हैं, ये अपना है करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट। अब सबसे पहले लिखेंगे प्लांट स्टॉक। आपने जो करंट एसेट में क्या आ गया? स्टॉक। तो मेरा प्लांट स्टॉक कितना दिया हुआ? मेरा प्लांट स्टॉक कितना दिया हुआ? 50,000 रुपया। देखिए ये मेरा प्लांट स्टॉक है, वो कितना दिया हुआ सर? 50,000 रुपया दिया हुआ। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ, मैं इसको क्लीन करता हूँ। मेरा प्लांट स्टॉक कितना दिया हुआ? 50,000 रुपया। तो मैं 50,000 प्लांट स्टॉक। तो जब प्लांट स्टॉक दिया रहेगा तो एज इट इज प्लांट स्टॉक लिख दीजिएगा, क्योंकि मतलब एवरी टाइम आपको 50,000 रुपया पास में रखना ही पड़ेगा। 50,000 रुपया आपको हमेशा आपको रखना ही पड़ेगा मटेरियल के लिए। दैट इज आवर प्लांट स्टॉक। तो एज इट इज आप 50,000 रुपया लिख दिए। मतलब एनी टाइम आपको मटेरियल के लिए 50,000 रुपया रखना ही पड़ेगा पास में। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद दिया है फिनिश स्टॉक, फिनिश गुड्स। तो मेरा जो फिनिश गुड्स है, जो मेरा फिनिश गुड्स है दोस्तों, ये जो मेरा फिनिश गुड्स है, ये भी तो मेरा करंट एसेट है। अरे भाई फिनिश गुड्स को बेचूंगा पैसा मिलेगा, ये भी तो मेरा करंट एसेट है। हाँ सर करंट एसेट है। तो फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन मैंने सिखाया था, ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। किस पर होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर अगर ऑफिस एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया रहेगा, या ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये सब भी करोगे तब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर कॉस्ट सेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेना, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकला है तो फैक्ट्री कॉस्ट पे लेना। और इस सम्स में फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या एक ही है? तो ये है 17,250। अब आप बताओ, ये जो 17,250 है, ये कितना यूनिट के लिए है? 2500 यूनिट के लिए है। कितना यूनिट के लिए है? 2500 यूनिट के लिए। क्योंकि आपका फिनिश, जो आपका फिनिश स्टॉक है ना, वो यूनिट में दिया हुआ है, यूनिट में दिया हुआ है, तो अपने को यूनिट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फिनिश स्टॉक कितना है? 7500 यूनिट्स। तो 7500 यूनिट्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 17,250। तो 17,250 ये कितने यूनिट के लिए है? ये 2500 यूनिट के लिए। देखिए ना, यहाँ भी 2500 है, यहाँ भी 2500 है, यहाँ भी 2500, तो ये 2500 यूनिट के लिए। तो 17,250 ये 2500 यूनिट के लिए है। ये जो 2500 यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हुआ? 17,250 रुपया खर्चा हुआ है। तो भैया 7500 यूनिट के लिए कितना खर्चा होगा? इंटू कर देंगे 7500 यूनिट। तो 17,250 डिवाइडेड बाई 2500 यूनिट, इंटू कर दोगे 7,500। कितना आ जाएगा? 51,750। 51,750 कितना आ जाएगा सर? 51,750। 51,750। ठीक है, स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है, सर डाउट बताइए, डाउट बताइए। अच्छा ठीक है सर, डाउट बता देता है इन लोगों का। चलो अब निकालते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है? क्रेडिट अलाउ टू द डेटर। डेटर को क्रेडिट अलाउ किया 4 वीक का, 4 वीक में अलाउ किया डेटर को क्रेडिट। तो लिखेंगे डेटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेटर्स। और हम लोगों ने अजम्पशन क्या लिया है? डेटर का कैलकुलेशन किस पे करेंगे? क्रेडिट सेल। तो क्वेश्चन में जो सेल है ना, इसी सेल को एज्यूम कर लेंगे, ये मेरा क्या है? क्रेडिट सेल है। जब तक कैश सेल के बारे में कुछ ना बोले तो ये एज्यूम कर लेंगे हमारा क्या है? क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो डेटर हमारा क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो एक वीक का सेल कितना है? एक वीक का सेल कितना है? 25,000। अरे बोलो ना, एक वीक का सेल कितना है? 25,000।
ठीक है। अच्छा अच्छा, गलती हो रहा है यहाँ पे, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, गलती हो रहा है। क्यों गलती हो रहा है बताऊं? क्यों गलती हो रहा है? देखो ना, ये 17,250 था ना। सॉरी 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 सॉरी, माफ करना माफ करना, ध्यान से उतर गया। ये जो 17,250 है ना, ये 17,250 है। इसमें तो डेप्रिसिएशन भी 192 है ना, इसमें डेप्रिसिएशन भी तो 192 है। तो हम लोग जब वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं तो 17,250 में ये 192 का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, हटाएंगे। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या, नॉन कैश, नॉन कैश, जो कैश में है ही नहीं तो उसके लिए कैश क्यों रखेंगे। तो ये 192 माइनस करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। तो 17,250 माइनस 192, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, सॉरी। 17,250 माइनस 192 डिवाइड कर दो 2500 से, इनटू कर दो 7500, कितना आएगा? 511174, 511174 कितना आ जाएगा? 511174। ठीक है, 511174, 511174, 511174, 511174। ठीक है, कैसे आया? ये 17,250 था, इसमें से देखो ना, ये 17,250 था, इसमें से 192 डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था। ठीक है, ये इसको ऐड, ये सब ऐड करके ही तो ये वाला अमाउंट आया। तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन हटाओगे ना, 17,250 से ये 192 का डेप्रिसिएशन हटाओगे। सॉरी सॉरी, तो ये आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। तो आएगा तुम्हारा 51,174, 51,174। अब बात कर डेटर, तो डेटर का कैलकुलेशन कितना होगा 52 वीक्स में। तो एक वीक का सेल कितना है? 2500, 25,000। लेकिन उसमें 92 वीक का डेप्रिसिएशन है, 92 वीक का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या करोगे, हटाओगे। मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन आपको लेस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ से लेस करोगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया था। डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ से लेस करोगे, देख लो। डेप्रिसिएशन विल बी लेस फ्रॉम ओवरहेड, ओवरहेड से लेस करोगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल से लेस करोगे, क्रेडिट सेल से लेस करोगे। जब मैं बोलता हूं ओवरहेड से लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस करोगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, तो ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन आपका वर्क वर्क कॉस्ट से भी माइनस होगा। मतलब डेप्रिसिएशन आपका यहां भी माइनस करोगे, इधर भी माइनस करोगे। ठीक है, यहां से माइनस करोगे, हर जगह से डेप्रिसिएशन क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, याद रखिएगा चीज। तो मैंने आपको ऑलरेडी सब पढ़ा दिया, क्यों माइनस करना सब बता दिया। तो डेटर कितना था, 25,000 था। तो 25,000 में अगर 192 डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड है तो ये भी तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज अगर ऊपर में इंक्लूड है तो यहाँ पे इंक्लूड होगी होगी। इसलिए क्या करेंगे, इस 25,000 में से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डिवाइडेड, ये एक वीक का है, इंटू डेटर कितने वीक का दिया हुआ, 4 वीक, तो इंटू कर देंगे 4 वीक, इंटू कर देंगे 4 वीक, इंटू क्या कर देंगे, 4 वीक। तो 25,000 है, माइनस कर देंगे 192, इंटू कर देंगे 4 वीक, कितना आएगा, 99,232, 99,232। ठीक है, ये होगा डेटर। फिर बोल रहा है क्रेडिट एक्सपेक्ट फ्रॉम सप्लायर, ये तो हो गया तुम्हारा बेसिकली, क्या बोल सकते हो, ये तो तुम्हारा लाइबिलिटी हो गया। तभी नहीं डेटर की बात करते हैं। ओवरहेड ये भी लाइबिलिटी हो गया। अब बात करते हैं मटेरियल लिस्ट इन द प्रोसेस, मतलब डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी। तो डब्ल्यूआईपी आपका क्या है, करंट एसेट है, तो डब्ल्यूआईपी। अब यहाँ पे आएगा डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी। तो डब्ल्यूआईपी में दो चीज होगा, पहला मटेरियल, मटेरियल। तो मटेरियल, मटेरियल का कैलकुलेशन किस पे करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 12,500। तो 12,500, तो 12,500। तो डब्ल्यू आई पी यहाँ पे कितना, 2 वीक है ना, कितना वीक है, 2 वीक है। तो डब्ल्यू आई पी यहाँ पे 2 वीक है, 2 वीक है। ठीक है, तो एक वीक में मटेरियल कितना लगता है, 12,500। देखो ना, एक वीक का मटेरियल कितना लगता है, 12,500, क्योंकि कॉस्ट शीट आप वीकली बेसिस बना रहे हो। तो एक वीक का मटेरियल कितना लगता है, 12,500, 12,500। तो भैया 2 वीक के लिए कितना लगेगा, इंटू 100%। मैंने बोला था मटेरियल को हमेशा 100% मल्टीप्लाई करना। तो 12,500 इंटू 2 वीक इंटू 100% कितना आएगा, 25,000। ये हो गया 25,000। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि एज्यूम करते हैं कि मटेरियल एक बार में हम लोग लगा देंगे, लेबर और ओवरहेड हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे। तो मटेरियल एक बार में लगेगा, लेबर और ओवरहेड धीरे धीरे लगेगा, एज पर द रिक्वायरमेंट लगेगा। तो जो एज पर द रिक्वायरमेंट होगा वो 50% होगा। अब मटेरियल एक बार में लग जा रहा है, मतलब वो 100% पे होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट में कौन कौन आएगा सर, लेबर आएगा और ओवरहेड आएगा।
तो लेबर कितना है, लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस, लेबर ना लिखे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट टी डब्ल्यू मतलब अच्छा मैं पूरा लिख ही देता हूँ, डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड, ओवरहेड। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, 3750, 3750, 3750 प्लस ओवरहेड, ओवरहेड मतलब कैश ओवरहेड है, यहाँ पे कौन लो कैश ओवरहेड है, तो कैश ओवरहेड है मेरा कितना है 808, ये मेरा कैश ओवरहेड कितना है 808, ये जो मेरा कैश ओवरहेड है वो कितना 808, क्योंकि आपको आपको ओवरहेड, ये तो पूरा आपका ओवरहेड है, तो कौन सा ओवरहेड लोगे, जो कैश ओवरहेड है, डिप्रेशन लेना ही नहीं है, ठीक है, ओवरहेड दो है ना, एक है डेप्रिसिएशन एक है कैश ओवरहेड, तो अपने को चाहिए भैया कैश ओवरहेड, अपने को डेप्रिसिएशन चाहिए ही नहीं, तो अपना कैश ओवरहेड कितना है, कैश ओवरहेड कितना 808, तो 808 लेंगे, तो ये हो गया 808, ठीक है, इनटू कितना वीक के लिए डब्ल्यू आई पी है 2 वीक, इंटू कर देंगे 2 वीक, इंटू कर देंगे 50%, 50% बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज, तो 3750 प्लस 808 प्लस इंटू 2 वीक इंटू 50%, तो कितना 4558, अब ऐड कर दो 25,000, कितना आ रहा 29,558, 29,558, 29,558, हमारा क्या 29,558, ठीक है 29,558, और कोई खर्चा है क्या, और तो कोई खर्चा मुझे नजर नहीं आ रहा, हाँ कैश इन हैंड वो आगे देखेंगे, क्योंकि अभी अपने को टोटल वर्किंग कैपिटल मिला ही नहीं है, तो जब तक टोटल वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कैश इन हैंड की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है, तो सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, आ जाएगा टोटल करंट एसेट 50,000, अच्छा 99,232,511,74, कैलकुलेशन देख लीजिएगा 50,000 कितना रहा है 2,29,000, 2,29,964, 2,29,964, ठीक है 2,29,964, ये आ रहा है क्या, आ रहा है क्या 2,29,964, ठीक है। देख ले कैलकुलेशन, देख ले टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेशन देखने का, कैलकुलेशन देखने का टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेशन देखने का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, चलो हो गया सर, हाँ सर हो गया। अब बात करते हैं करंट बी नंबर, करंट लाइबिलिटी, तो बी नंबर आएगा करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये हो गया करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी में क्या था, क्रेडिटर था आपका पहला, पहला का क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के लिए क्या देखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम था एक वीक का 12,500, एक वीक का रॉ मटेरियल कितना था 12,500, तो क्रेडिटर कितने वीक के लिए है 3 वीक के लिए, तो एक वीक का रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 12,500, मतलब एक वीक में आपको 12,500 रुपया लगता है रॉ मटेरियल के लिए, तो क्रेडिटर आपको 3 वीक का मोहलत दे रहा है, तो इंटू कर दीजिए 3 वीक, तो 12,500 इंटू कर दीजिए 3 वीक, कितना है 37,500, 37,500, ठीक है, एक काम करिए बाहर ही लिखते हैं ना, ठीक है, फिर क्या बोल रहा था यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे क्या बोला था, ओवरहेड एंड वेजेस विल बी मेड 1 वीक, तो ओवरहेड वेजेस 1 वीक बोला है, ओवरहेड और वेजेस ये आपके आउटस्टैंडिंग है, ये आपका क्या है आउटस्टैंडिंग है, ये आपके आउटस्टैंडिंग है, तो ओवरहेड 1 वीक का ओवरहेड कितना है, 1 वीक का ओवरहेड 808, 1 वीक का ओवरहेड कितना 808, क्योंकि आपको कैश वाला ही लेना है, आपको कैश वाला ओवरहेड लेना है, डेप्रेशन नहीं लेना, यहाँ बोला 1 वीक, तो 1 वीक कितना हो जाएगा 808, वेजेस कितना है 1 वीक का, 1 वीक का वेजेस कितना है 3750, तो आपको 3750 लेना है इंटू 1 वीक, मतलब आपको 3750 रुपया 1 वीक, 3750 रुपया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक वीक के बाद आपको पेमेंट करना है, 808 रुपया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक वीक के बाद ओवरहेड का पेमेंट करना है, तो ये सब पैसा आपके पास होना ही चाहिए, चलिए इसको ऐड करिए, प्लस 808 प्लस 3750 कितना 42,058, 42,058, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया टोटल करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी। अब तीसरा बोलेंगे रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल,
तो ए माइनस बी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ए कितना है, देखिएगा ए कितना है, 2,29,964, 2,29,964 माइनस बी कितना है 42,058, कितना हो जाएगा 187,906, 187,906 ये आ रहा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा 187,906। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। अब एक चीज देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो कैश इन हैंड है वो 10% ऑफ द वर्किंग कैपिटल, 10% ऑफ द टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल का 10%। तो हम लोग टोटल वर्किंग कैपिटल को 100 मान लेते हैं। टोटल वर्किंग कैपिटल कितना मान लेते हैं 100%। तो 100% में अगर 10% कैश है तो 90% हमारा क्या होगा, ये होगा। देखो ना, अपने को क्या बोला है कि जो टोटल वर्किंग कैपिटल है उसका 10% हमारा क्या होगा, कैश इन हैंड। तो अब आप बताओ, अगर मैं इसको 90% मान लूं और ये 10% मेरा कैश इन हैंड है, ये 10% मेरा क्या कैश इन हैंड है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो जो आपका रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आया इसको मान लो 90, और 90 में 10% ऐड कर दो कैश, आ जाएगा 100%। तो इसका मतलब ये 90 के बराबर है। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कैश। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे 187,906 ये किसके बराबर है 90 के बराबर है, इनटू कर दोगे 10 तो आ जाएगा कैश 187,906 ये 90 के बराबर है, इनटू कर देंगे 10, इनटू कर देंगे 10 तो ये आ जाएगा आपका टोटल, टोटल वर्किंग कैपिटल। ये कितना जाएगा 20,878, 20,878। ठीक है, 20,878 प्लस 187,906 कितना आ रहा है सर 208 रुपया 784। ये हो गया आपका टोटल वर्किंग कैपिटल 208,784, 208,784। एक बार अपना आंसर मैच कर लेते हैं 208,784, यहाँ पे कितना आया है 208, अच्छा 77, मतलब थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है इसलिए अप्रॉक्स में आंसर आएगा। यहाँ देखो ना 208,777 हमारा कितना आया है 208,784, 5 कितना 7 रुपया ज्यादा आया। क्यों, क्योंकि बीच में पॉइंट वाला था इसलिए 5 रुपए का डिफरेंस आया। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, बट टेंशन मत लो, आपको कोई दिक्कत वाला नहीं। प्लीज ऑडिट वाला वीडियो देखिएगा, बिकॉज मैंने आपको अपना रीजन बता दिया है। ऑडिट वाले वीडियो में सेम रीजन बताया है, नया वीडियो जो रहता और जो पुराना वीडियो होता उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता, सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने पूरा A to Z पढ़ाया है, A to Z मैंने पढ़ाया, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। तो चाहे नया वीडियो देता चाहे मैं ओल्ड वीडियो देता, बात एक ही है। तो आपको ऑडिट वाला वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने A to Z पढ़ाया है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है दोस्तों। प्लीज ऑडिट वाला वीडियो को प्यार देना और ये वाला वीडियो को प्यार देना, वीडियो को शेयर कर देना। कैसा लगा वर्किंग कैपिटल बताना। ये हमारा पार्ट ए है, अब हमारा नेक्स्ट आएगा पार्ट बी। पार्ट बी में मैं पता है, पार्ट बी में मैं टोटल 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा पार्ट बी, क्योंकि कंटिन्यू 3-4 घंटा पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो एक बार में मैं 3-4 घंटा नहीं पढ़ा पाऊंगा, थोड़ा सा आराम करूंगा, ठीक है। रात भी हो गया है क्योंकि वीडियो अपलोड करना। तो कल मैं पार्ट बी अपलोड करूंगा। पार्ट बी में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब टॉप लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपका 99% आप सीख गए हैं, बट 2-3% के लिए आपको 4 से 5 क्लास, 4 से 5 वीडियो, 4 से 5 सम्स और करना पड़ेगा। तो पार्ट बी वाला कल वीडियो में अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।